हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने रिश्तेदारी पे अच्छे से समझा था कि कैसे होती है और क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। रिश्तेदारी मतलब वो नहीं जो आप समाज शास्त्र में या फिर सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं या फिर आपके जीवन में ऑब्जर्व करते हैं। हमने पढ़े थे मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के रिलेशंस नामक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, जिसमें आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ते हो और रिलेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हल्का सा ग्लिम्स लेते हो। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे उसी सिलसिले को और सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज 5.5 पे, जो कि बेस्ड है ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस का जस्ट अ इनिशियल फेज। ठीक है, स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग द सेशन। स्टूडेंट्स, माइंड ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन देता है थ्रू अ यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड ऐप। आप इन तीनों माध्यम से हमारे सारे वीडियोस और लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं और इजीली अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब गारंटी है अगर पूरी जी जान से मेहनत करोगे हमारे साथ तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, फाइंड ए एंड बी इफ। तो आपको यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं और आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो भैया ऑर्डर्ड पेयर का नियम क्या होता है, इक्वल तब होते हैं जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो यहां पे आप लिखोगे कि भैया a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर 2 के बराबर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होगा तो आपको 2 मिलेगा। दूसरा हो गया भैया b माइनस 1, b माइनस 2 माफ कीजिएगा, इज इक्वल टू 1। इस केस में 2 वहां जाएगा तो b हो जाएगा 3 के बराबर। 2 प्लस 1 3। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया कि a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। अब यहां पे देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, और हमारा आंसर यहां पे निकलेगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं जरा अपनी पेन में इंक भर के आता हूं। चलिए पेन की इंक भर गई है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब करना क्या अपन को भैया, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर अपन बोल रहे थे a/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। ये हो गया पहला वाला पहले वाले के बराबर, और ये पूरा है भैया पहला है ना, ध्यान रखना ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आपने 1 को वहां भेजा तो a/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1। एलसीएम लिया आपने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको, तो a/3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3/3। नीचे 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ऊपर आ जाएगा a इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। क्लियर है ये मामला? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं सर? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खत्म कब होगा, जब आप b की वैल्यू भी निकालोगे। चलिए तो b की वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो भैया b माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें आप क्या करोगे, 2/3 को वहां भेजोगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो हमारा एक आंसर आया a की वैल्यू 2, दूसरा आया b की वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों पार्ट हो गए अपने। हाँ जी सर, चलिए जादुई बटन का इस्तेमाल करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ पे। यहाँ भी आपको x और y निकालना है, ठीक वैसे ही जैसा आपने पिछले वाले में किया था। चलिए मामला शुरू कैसे होगा, तो सर पहला वाला पार्ट पहले वाले पार्ट के बराबर और दूसरा वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के बराबर। चलिए तो इसमें हमने लिखा 4x प्लस 3 हैज टू बी इक्वल टू कितना, 3x प्लस 5। थोड़ा सा चीजों को इधर उधर भेजना पड़ेगा, 3x यहां जाएगा और इधर पे जो अकेला 3 है वो उस तरफ चले जाएगा, तो आप लिखोगे 5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। इज दिस क्लियर? जी सर। दूसरी ओर आपके पास है y इक्वल टू -2। सीधा सीधा कैलकुलेशन, कुछ ज्यादा खास करने की उसमें जरूरत थी ही नहीं। तो हमारा आंसर आया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2। इजी? यस सर। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है यहां पे भी सर पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। तो उस केस में x माइनस वाई इक्वल टू आया 6 और दूसरा वाला जो हमारे पास इक्वेशन था वहां से हमें मिला x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आपके पास दो इक्वेशंस ही है,
लेकिन दोनों सेम ही वेरिएबल के बारे में एक्स और वाई, तो इनको आपस में डील करवा के हम अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहां से आपने लिखा भैया x प्लस वाई इक्वल टू 10, इधर से लिखा आपने x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप अगर इसको ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 10 और 6 हो जाएगा 16 और x आ जाएगा 16/2 यानी 8। क्लियर? और अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो भैया किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो 2 आ जाएगी y की वैल्यू। क्या हमें सारे आंसर्स मिल गए x और y? जी सर। तो इसके हिसाब से आया x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2, वही हमने यहाँ पे मेंशन किया। कैलकुलेशन कैसे किया? तो देखो वहां एक ही साइड से एक आंसर मिल रहा था, पर यहाँ पे ऐसा केस बना कि आपको दोनों साइड्स को यूज करके अपना आंसर निकालना पड़ा, जो कभी कभी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है ना? चलिए स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है a, -1 एंड 5, b बिलोंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सच दैट पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू y है। तो कंडीशन है अपनी y इक्वल टू 2x माइनस 3। ऑर्डर्ड पेयर से आप निकालोगे x वुड बी इक्वल टू a एंड y वुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि पहले वाला x है, दूसरे वाला y है, और ये वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने यहाँ पे x की जगह रखना है a, y की जगह रखना है -1, तो -1 इक्वल टू 2 इंटू a, ठीक है, -3। अब -3 वहां जाएगा तो हो जाएगा +3, तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2a, 3 - 1 हो गया 2, 2 इक्वल्स टू 2a। तो यहां से आपको मिला कि 1 इज द वैल्यू ऑफ a। ये हो गया पहला वाला। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में आपका दूसरा वाला भी सेट होना चाहिए। उसमें क्या करोगे? तो सर वहां पे भी हम यही करेंगे जो यहां कर रहे थे, दैट इज हमने यहां पे लिखना है कि भैया इक्वेशन तो वही है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और x यहां पे हो जाएगा पहली वैल्यू विच इज 5 और y यहां पे हो जाएगा दूसरी वैल्यू दैट इज b, क्योंकि हमें दिया गया है कि पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। इसको हम रखेंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा b, x की जगह आ जाएगा 5, तो आपने लिखा 2 इंटू 5 और माइनस कर रहे हो 3। अब ये तो आपको पता है बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो 10 - 3 करने पे जवाब आएगा 7। कृपया यहाँ पे 5 - 3 करके मल्टीप्लाई बाय 2 ना करे, पूरा मामला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 7। इज दिस क्लियर? क्या आपका आंसर भी यही आया? हाँ जी सर। तो ये मामला आसानी से अपन ने निपटा दिया, स्क्रीन हो जाती है क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके पास a दिया है कुछ इस प्रकार, b दिया है यहाँ पे 3 और 5, तो आपको लिखना है फॉलोइंग पेयर्स। चलिए, a क्रॉस b मतलब पहला एलिमेंट a का होगा ऑर्डर्ड पेयर में, पहला कंपोनेंट, और दूसरा वाला होगा b का, तो -1 और यहां हो जाएगा 3, है ना? तो आपने लिखा -1, 3, ये आपके पास एक पेयर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा? तो सर नेक्स्ट पेयर होगा -1, 5। तो इसका पहला कंपोनेंट, इसका पहला एलिमेंट, उसके दोनों यहां पे हो गए। उसके बाद 0, 3। चलिए, उसके बाद 0, 5, हमेशा पहले a का बाद में b का, क्योंकि a क्रॉस b निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1, 3 और 1, 5। थोड़ा सा आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि भैया आप देखेंगे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 2 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए, हमारे 6 एलिमेंट आ गए, तो अपन सही पाथ पे चल रहे हैं। b क्रॉस a में पहले b का एलिमेंट होगा, बाद में a का होगा, तो यहाँ पे होगा 3, -1, ठीक है, फॉलोड बाय 3, 0, फॉलोड बाय 3, 1। ऐसे एक एक करके करो ताकि कुछ मिस ना हो जाए, है ना?
इसके बाद आपने किया 5 कॉमा -1, फिर 5 कॉमा 0 और उसके बाद फिर 5 कॉमा 1। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर मैं पहले 3 कॉमा 1 और 5 कॉमा 1 लिखूंगा, फिर 3 कॉमा 0 5 कॉमा 0, फिर 3 कॉमा -1 5 कॉमा -1 लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है, पर पहले बी बाद में ए, अगर बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो। अब यहाँ पे बी क्रॉस बी निकलेगा, मतलब बी के एलिमेंट्स का बी के ही एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 3 कॉमा 5, ठीक है, एक हो जाएगा 3 का स्वयं के साथ, तो आपने लिखा 3 कॉमा 3, फिर एक होगा 5 का 3 के साथ, पहले 5 बाद में 3, उसके बाद फिर हो जाएगा 5 कॉमा 5, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि 3 कॉमा 5 और 5 कॉमा 3 एक बराबर होंगे, नहीं, 3 कॉमा 5 अलग चलेगा, 5 कॉमा 3 अलग चलेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने एक किया 3 का 5 के साथ और फिर 3 का 3 के साथ, ठीक है। फिर आप आए 5 पे, 5 का 3 के साथ और 5 का 5 के साथ। इस तरीके से आपके 4 पेयर यहाँ पे बनने चाहिए थे और 4 ही बने। क्लियर है ये मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए, हमने बड़ी आसानी से चौथा क्वेश्चन भी समाप्त कर दिया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए में है 2 एलिमेंट्स, ठीक है, और बी में है यहाँ पे देखो 3 और 4, तो इसके कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, पहले तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, उसके बाद अपन आसानी से सबसेट बता पाएंगे, है ना। तो ए क्रॉस बी अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा, तो सर उसमें आएगा यहाँ पे 1,3 सबसे पहला, ठीक है, फिर आएगा 1,4, ठीक है, फिर आएगा 2,3 और फिर आएगा 2,4। चलिए, अब यहां देखो, क्या मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर। तो वो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? 4 हो जाएगा। हमने लिख के भी देख लिए, और हम अगर कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करें तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? सर नंबर ऑफ सबसेट होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये पढ़ा है पिछले वाले हमारे यूनिट्स में, पिछले वाले हमारे सेशंस में, कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद आया कुछ? जी सर। तो अगर यहाँ पे हैं आपके पास कितने, 4 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 की पावर 4, दैट वुड बी 16। तो अगर क्वेश्चन 5 का आंसर लिखना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16 होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट। क्लियर है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? जिसका सबसेट निकाल रहे हैं उसके, ठीक है। तो हम ए क्रॉस बी का सबसेट निकाल रहे थे, इसके अंदर 4 एलिमेंट थे तो इसलिए 2 पावर 4 हुआ। ये नहीं कि इसके 2 एलिमेंट 2 पावर 2 लिख के निकाल दो ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे सबसेट नहीं पूछे, आपसे सबसेट की संख्या पूछी है तो आप केवल उतना ही बताएंगे। हाउ मेनी पूछा है, कौन कौन होंगे ये नहीं बोला। चलिए, यदि अब आपको देखो क्या बोल रहा है, यदि x बिलोंग्स टू 2 3 और 5, मतलब x या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, y हो सकता है 2 4 6, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहां पे आपको ऑर्डर पेयर बताने हैं जिसमें पहली वैल्यू होगी x की, दूसरी वैल्यू होगी y की, सच दैट x इज ऑलवेज लेस देन y। कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि x y से छोटा होगा, ठीक है। तो आपका जो सेट बनेगा, मान लो a होगा, सेट a वुड बी x छोटा y बड़ा। तो देखो y की मिनिमम वैल्यू है 2, उससे छोटा कुछ है क्या x में? नहीं है सर, तो उससे कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 4, तो आपने y तय कर लिया 4, तो x कितना हो जाएगा उससे छोटा? तो 2 भी चलेगा, और उससे छोटा एक 3 है तो वो भी चलेगा, ठीक है। 2 और 3 हमने x से उठाए और y 4 हमने उठाया। क्लियर? सच दैट x y से छोटा। इसके बाद आ जाता है 6। अब ये जो 6 है, ये इस इधर पे देखोगे तो ये 2 भी छोटा है 6 से, फिर 3 भी छोटा है 6 से, और 5 भी छोटा है 6 से। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलेंगे, और मुझे कहा गया था पहले x लिखना है बाद में y लिखना है, इसलिए मैंने इसी पैटर्न में इसको लिखा। तो 2,4 2,6, जी हाँ, 3,4 3,6, जी हाँ, 5,6, ये सारे आपको मिल गए। क्लियर?
हो सकता है आपने जो आंसर लिखा हो उसमें सीक्वेंस अलग अलग हो, किसका, ये पूरे पूरे ऑर्डर्ड पेयर्स का, लेकिन आंसर तो सेम ही आना चाहिए। चलिए क्लियर है मामला? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर बताना है, ठीक है। अगर आप सवाल समझ गए तो आंसर में आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है आपको कि ऑर्डर्ड पेयर दिया, बनाना है सच दैट x कैन टेक दीज वैल्यूज, ठीक है, y कैन टेक 0, 3 and 6 सच दैट x प्लस y इक्वल टू 5 आना चाहिए। चलिए सेट ए बना रहे हैं हम, यहां पे भी ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए 5। हम शुरू कहां से करेंगे, शुरू हम करेंगे देखो -1 से। -1 में क्या जोड़ दूं कि वो 5 बन जाए, तो आपने कहा 6। क्या 6 वहां उपलब्ध है? जी हाँ बिल्कुल, तो हमारा एक पेयर बन गया। इसके अलावा -1 के साथ कुछ और जोड़ सकता है क्या? नहीं। अब अगर मैं 2 के साथ देखूं, 2 के साथ क्या जोड़ दूं भैया, 2 के साथ 3 जोड़ दूंगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद अगर 3 के साथ कुछ जोड़ना चाहूं तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन है 0, 3 या 6, कुछ भी जोड़ोगे नहीं आएगा। इसके बाद जो अकेला एक ऑप्शन बच रहा है वो है 5,0, इसको भी ऐड करने पे 5 आएगा। तो मेरे को ऐसे 3 पेयर मिले जो कि मेरी कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, जोड़ने पे 5 आ रहे हैं। पहली वैल्यू यहां से ली हमने, दूसरी वैल्यू वहां से ली, -1,6, 2,3 और 5,0। ब्रैकेट का ध्यान रखें, गलत ब्रैकेट लग जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है जी सर बिल्कुल। चलिए ये सवाल भी बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 कह रहा है हमसे x बिलोंग करता है किस किस को, 2, 3 और 4 को, y बिलोंग करता है 4, 6, 9, 10, ठीक है, सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सेट f बना रहे हैं क्योंकि फैक्टर की बात चल रही है, तो जो पहली वाली वैल्यू है वो दूसरी वाली वैल्यू का फैक्टर होना चाहिए। 2 इज 2 अ फैक्टर ऑफ 4, यस, तो हमारा पेयर बन गया। इज 2 अ फैक्टर ऑफ 6, यस, तो हमारा पेयर बन गया। फैक्टर का मतलब डिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। इज 2 अ फैक्टर ऑफ 9, नहीं, तो वो नहीं बनेगा। इज 2 अ फैक्टर ऑफ 10, यस, तो एक पेयर ये बन गया। चलिए इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट के बाद 2 के बाद 3 है। इज 3 अ फैक्टर ऑफ 4, नहीं। इज 3 अ फैक्टर ऑफ 6, यस, तो वो बनेगा पेयर। इज 3 अ फैक्टर ऑफ 9, जी हाँ बिल्कुल, तो वो एक पेयर बनेगा। इज 3 अ फैक्टर ऑफ 10, नहीं सर, तो वो पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है 4। इज 4 अ फैक्टर ऑफ 4, जी हाँ बिल्कुल। इज 4 अ फैक्टर ऑफ 6, नहीं, उसको डिवाइड नहीं करता। 4 फैक्टर ऑफ 9, ना जी। 4 फैक्टर ऑफ 10, नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने पास ऑर्डर्ड पेयर आए। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट नंबर सर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2,4, 2,6, 2,10, 3,6, 3,9 एंड 4,4, जी हाँ बिल्कुल। चलिए इजी था ये सवाल। हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। चलिए स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि यदि A क्रॉस B का रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है तो बताइए A और B में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होंगे। आसान सवाल, बिल्कुल सर। चलिए A क्रॉस B, तो पहला वाला किसको बिलोंग करेगा, A को, -1। चलिए फिर ये -1 हम पहले लिख चुके तो नहीं आएगा। 2 पहले मेंशन नहीं किया है तो हम लिखेंगे 2। दूसरी बार 2 मेंशन हो रहा है तो वो भी हम लिख चुके हैं। 3 मेंशन हो रहा है तो हमने लिखा 3। चलिए इसके बाद सेकंड वाले में देखो B में, तो जो सेकंड वाला कंपोनेंट है हमारे ऑर्डर्ड पेयर का वो B का है, तो एक आया 1, ठीक है। इसके बाद दूसरे में आया 2, ठीक है। फिर हो गया रिपीट 1, तो पहले ही लिख चुके हैं 2, फिर 1, फिर 2, तो कुल मिला के इसके 2 ही आपके एलिमेंट्स बन रहे हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक बार चेक करो, इसके 3 एलिमेंट, इसके 2 एलिमेंट, 3 2 6। क्या हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए उसमें 6 है आपके पास, देखो ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, जी हाँ बिल्कुल 6 हमारे पास भी हैं। और हमारे हिसाब से भी 6 ही का पेयर बन रहा है, तो वो भी सही आ रहा है। मतलब हमने सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करके अपने ए और बी बता दिए। आसान सवाल, बिल्कुल फटाफट हो गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए क्रॉस बी के यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिए हैं, आपको कंपोनेंट दिए, माफ कीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं और आपको यहाँ पे बी क्रॉस ए बताना है। दो तरीके, या तो
जो लिखा है उसका रिवर्स कर दो, या फिर अगर आपके पास समय हो और आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना हो तो एक बार एक्स और वाई के एलिमेंट निकाल लो, ठीक है, एक्स ए और बी के, माफ कीजिएगा। तो भैया पहले ए है तो एक्स, सेकेंड वाले में देखो वाई, फिर एक्स वाई रिपीट हो रहा है तो यही दोनों आएंगे। बी में अगर आप देखोगे तो 1 से शुरू हो रहा है, फिर दूसरा है 2, तीसरा है 3, फिर रिपीट शुरू होगा क्या, देखो 1 2 3 3 1 2, हाँ यही है। चलिए अब आपको ए और बी मिल गए तो बी क्रॉस ए निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बी के एलिमेंट फिर ए, फिर तब बनेगा ऑर्डर पेयर। तो 1 कॉमा एक्स, ठीक है, फिर यहीं से आप बना दो 1 कॉमा वाई। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम 2 कॉमा एक्स लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 कॉमा एक्स लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही होगा, बस सीक्वेंस मैटर कर जाएगा थोड़ा सा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 कॉमा एक्स, ब्रैकेट के अंदर का जो सीक्वेंस है, कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर का सीक्वेंस, उससे काफी फर्क पड़ता है। इनका ओवरऑल सीक्वेंस क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, ध्यान रखना। चलिए 3 कॉमा एक्स और एक लास्ट आ गया 3 कॉमा वाई। चेक कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं, ये हमें सिखाया गया है। तो 1 2 3 4 5 6, हमारे भी 1 2 3 4 5 6, 1x 1y 2x 2y एंड 3x 3y हमारे आंसर, ठीक है, गुड टू गो। कुछ में क्या करोगे, कुछ ने बोला होगा कि इसी को रिवर्स कर दो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पर मुझे इसमें इंटरेस्ट होता है कि एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे दोनों सेट के, अगर मैं वो भी बता सकूं तो मेरा आंसर कहीं से कहीं तक रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो 11th वन क्या कह रहा है, ए बी सी आर सम, ए बी सी यहाँ पे दिया है एंड सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, राइट द सेट बी। अब देखो यहाँ सेट लिखना है, तो अगर आपकी पिछले सवालों से प्रैक्टिस होगी तो इजीली आप सेट यहाँ पे बता पाओगे। फाइंड रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी सच दैट एन ऑफ ए क्रॉस बी इज 6, ठीक है। अब देखो आपको लिखा है एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैंने क्या सीखा है, मैंने सीखा है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी बनता है एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ एन ऑफ बी से, पहली चीज, ठीक है। तो एन ऑफ ए मुझे दिया है 3, राइट, ए बी सी में काउंट कर सकता हूं, तो 3 इंटू एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6। तो यहां से मुझे एक जानकारी क्या मिल गई कि एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, 6/3 यानी कि 2 एलिमेंट, ठीक है, ये क्लियर है जी। चलो अब इसके बाद देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब हमें एलिमेंट ऑफ ए तो पता है, ठीक है, वो क्या है, तो वो है सर ए बी एंड सी। अब मुझे पता क्या लगाने हैं, मुझे पता लगाने हैं एलिमेंट्स ऑफ बी, वो कौन बताएगा, तो मेरे पास ए क्रॉस बी के कुछ रिजल्ट पड़े हैं, वो एक उसमें दिख रहा है पी, एक दिख रहा है क्यू, है ना, और हमें 2 ही पता लगाने हैं, तो एक हो जाएगा पी और एक हो जाएगा क्यू। अब कह रहा है रिमेनिंग वाले भी बता दो, तो रिमेनिंग वाले हम यहां लिख देते कि भैया रिमेनिंग आपके जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो देखो ए पी लिखा है, ए क्यू नहीं लिखा है, तो लिख देते हैं भैया, तो आपने लिखा ए कॉमा क्यू। चलिए तो आर, रिमेनिंग के लिए मैं आर यूज कर रहा हूं, आर इक्वल टू ए क्यू हो गया। उसके बाद अब देखो बी पी लिखा है क्या, नहीं लिखा है सर, तो आपने लिख दिया बी पी। चलिए नहीं भैया पूरा इरेज नहीं करना है, खाली ये जो थोड़ा 19-20 हुआ उसको हम सही करेंगे। चलिए बी पी आपने लिख दिया है ना, क्योंकि आपके पास बी क्यू लिखा हुआ है तो वो नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सी पी लिखा हुआ है तो कौन सा बचा आपके पास, बचा सी क्यू। तो इस प्रकार 3 वहां लिखे थे, 3 हमने यहां लिख दिए, कुल मिला के 6 होने चाहिए थे। तो हमारा जवाब यहाँ पे बनता है भैया पी क्यू, नहीं वो तो सेट हो जाएगा पी क्यू, सॉरी, है ना। तो बी जो है उसमें पी और क्यू ये 2 एलिमेंट है, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग सेट है उसमें क्या बचेगा, उसमें बचेगा सर ए क्यू बी पी एंड सी क्यू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए रिमेनिंग वाले मिल गए, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो मिल गए, और अब हमने अपना सवाल क्लियर कर दिया, अब तो इजी था हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है यदि मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ सर बिल्कुल। चलिए आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दिए हैं और आपको बताना है ए और बी क्या है, फिर रिमेनिंग एलिमेंट बताने। चलिए पहला वाला ए का होगा, ठीक है, तो मुझे ए के एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करके मैं देखूं
तो ए में हो जाएगा -1, ठीक है, फिर 2 और एक 1। तो मैं थोड़ा सा अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखूं तो पहले मैं लिख रहा हूं 1, फिर मैं लिख रहा हूं 2, ठीक है ना। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये 2 रिपीट हो रहा है तो दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं अपन को। अब आ जाओ बी की तरफ। तो पहला एलिमेंट ये हो गया 1, फिर मुझे एक 3 दिख रहा है तो आपने लिखा 3 और एक दिख रहा है 0, तो मैंने लिखा 0 1 एंड 3, ठीक है। और एक 2,1 दिख रहा है तो 2 भी आ गया, इधर पे इसका 1 आ गया। ये आ गए कुछ एलिमेंट, कुल मिला के 3 और 3 होने चाहिए 9 एलिमेंट, है ना। लिखे कितने आपने, लिखे आपने 4 हैं, तो आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो रिमेनिंग वाले हो जाएंगे रिमेनिंग। अब तुमको तो पता है मेरी अंग्रेजी भाई थोड़ी सी बढ़िया ही है, तो ये हो जाएगा R = यहाँ पे देखा आपने, तो सबसे पहले आप लिखोगे -1,0 है क्या, नहीं है सर, तो -1,0 ये लिखा आपने। भाई रिमेनिंग लिखने जो नहीं है वो, है ना। फिर -1 है, -1,3 नहीं है तो वो आपने लिख दिया -1,3। आपको 6 एलिमेंट लिखने, 3 नहीं 5 लिखने क्योंकि 4 लिखे। फिर 1,0 है, 1,1 नहीं है तो वो मेंशन कर दो। तो ये हम आ गए ए के दूसरे एलिमेंट पे और उसका सबके साथ हम यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं। और 1,3 नहीं है तो वो भी लिख दो, ठीक है। तो 4 हो गए, 5वां कौन सा है वो भी हम फटाफट पता लगा लेते हैं। 2,0 नहीं लिखा है, 2,1 लिखा है और 2,3 भी लिखा हुआ है। तो 2,0 नहीं था तो वो हम लिख देंगे, है ना जी सर। चलिए 4 लिखे थे, 5 अपन ने लिख दिए, रिमेनिंग वाले पूरे हो गए। कैसे पता लगाए हमने, पहले हमने सेट पता लगाया। तो वो जो एक्सरसाइज थी ना जो हम कर रहे थे, मतलब हर सवाल में कि भले ही मुझे पता है कि A क्रॉस B दिया है और B क्रॉस A निकालना है तो रिवर्स कर दो, पर वो जो मेरी एक्सरसाइज थी, वो जो मेरी मेहनत थी कि मैं एलिमेंट्स यहाँ पे बयां करूं, एलिमेंट्स लिखूं, वो मुझे यहाँ पे काम आती है। वो प्रैक्टिस मेरी यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प करती है, गलती नहीं होती है मुझसे, ठीक है। क्योंकि वहां तो सारे दिए, यहाँ तो कुछ कुछ दिए भाई। तो ऐसे ऐसे आप अपना लेवल बढ़ाओगे तो इजीली आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त एंड प्रोबेबली एक्सरसाइज भी एंड होती है, लेकिन एंड नहीं होता है, वो है आपके लिए हमारा समर्थन और हमारा पूरा सपोर्ट। अब मैनेज ब्रेन्स आपके लाया है अद्भुत बैच, जिसमें आपको 11th-12th का इंग्लिश मीडियम में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। इसके अलावा इस बैच में आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन, वन शॉट रिवीजन, आपको नोट्स का एक्सेस मिलेगा, टेस्ट और उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियोस मिलेंगे आप पे जहां पे आपको माइंड मैप करने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, और साथ ही साथ सीबीएसई के लेटेस्ट पेपर जो भी आते हैं उनको आप तक पहुंचाया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। क्लास 11-12 के सारे स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, सारे आपको मैनेज ब्रेन्स के थ्रू अवेलेबल होंगे। अगर आपको इन्हें परचेज करना है और आपको अगर इसको सब्सक्राइब करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी होगा, उस पर क्लिक करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट नाउ यू आर गेटिंग एन एक्सक्लूसिव अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफ अराउंड 50%, अगर आप उसमें कोड यूज करते हैं मैग्नेट 10 का। तो और जानकारी के लिए आप यहां दिए हुए नंबर पे या फिर आपकी स्क्रीन पे इस कॉर्नर में फ्लैश हो रहे नंबर पे, सेम ही मोस्ट प्रोबेबली, उस पे कॉल करके आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स या क्वेरीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैनेज ब्रेन्स हमेशा आपके साथ देता रहेगा अगर आप रेगुलरली मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत लगन से लगे रहेंगे तो। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, सी यू।